Dear student, I Rakesh Chaudhary welcome you all on my YouTube channel Power of Physics and this online class. Now, आज अपन बात करें, इससे पहले क्या हो गया हमारा विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा घनत्व हो गया, दो गतियां आपको बता दी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, अपवहन गति। आज अपन बात करेंगे अपवहन वेग की, जहां पर हमने लास्ट वाले लेक्चर में छोड़ा था। इससे पहले यादृच्छिक गति में मैंने आपको बताया था कि यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है? 0। क्यों होता है? क्योंकि सारे अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण उनका औसत वेग 0 होता है। यहां बात करेंगे अपवहन गति में। तो अपवहन गति जो थी, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करते हैं, उस अपवहन गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है, उसका व्यंजक अपने को निकालना है। तो देखो, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अपवाह वेग, अपवहन वेग, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेग। चारों एक के नाम है कि अपवहन गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा उसको हम अपवाह वेग भी बोलते हैं, अवगमन वेग भी बोलते हैं, अनुगमन वेग भी, सॉरी अपवहन वेग भी बोलते हैं, अनुगमन वेग भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेग, और इसको डिनोट किया जाता है बच्चों वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। देखो, सबसे पहले तो बात करें परिभाषा की। ये एक चालक तार दे दिया और इस चालक तार के दोनों सिरों को एक V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया। ये सिरा प्लस पर, ये सिरा माइनस पर। तो तार के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया, उसके कारण सारे इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा। सारे इलेक्ट्रॉन निम्न विभव, ऋण विभव से धन विभव की और एक नियमित पथ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करने लग गए हैं। अब इनका औसत वेग 0 नहीं होगा। अब इनका जो भी औसत वेग होगा उसको हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, किसी चालक तार के सिरों पर विद्युत विभवांतर की उपस्थिति में तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। अब हमें इसका व्यंजक निकालना है। ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो ये जिस वेग से गति कर रहे हैं, जो इनका औसत वेग है, उसका व्यंजक अपने को चाहिए। अब देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, व्यंजक निकालने से पहले कुछ चीजों को अपने को मानना पड़ेगा। कैसे? कैपिटल N मैंने मान लिया। कैपिटल N क्या है? यहाँ पे तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि इस तार में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? N है। फिर देखो U1, U2, U3 से लेकर UN, ये क्या चीज हो गई? बैटरी जोड़ने से पूर्व मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है। कारण, जब तक आप बैटरी नहीं जोड़ोगे, तो जब तक हम बैटरी नहीं जोड़ेंगे सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में गति करेंगे, और जब वो अलग अलग दिशाओं में यादृच्छिक गति कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था उनकी स्पीड अलग अलग होती है। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, बैटरी जोड़ने के पहले की बात है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया? U1। दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसका वेग कितना हो गया? U2। तीसरा इलेक्ट्रॉन, उसका वेग कितना हो गया? U3। और ऐसे ही कितना हो गया? UN। तो U1, U2, U3 से लेकर UN, ये बैटरी जोड़ने से पूर्व मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है। फिर बात कर लें बैटरी जोड़ने के बाद। अब इसका पहले बैटरी जोड़ने से पूर्व वेग कितना था? U1। बैटरी जोड़ने के बाद ऑब्वियसली बात है, अब इसकी स्पीड बदल जाएगी, क्योंकि अब इस पर त्वरण आरोपित हो गया, इस पर बल लगने लग गया है। तो अब इसकी स्पीड बदलकर कितनी हो गई? V1। दूसरा इलेक्ट्रॉन था, बैटरी जोड़ने से पूर्व उसका वेग क्या था? U2। अब बैटरी जोड़ने के बाद इसका वेग क्या हो गया? V1। तीसरे का U3, बैटरी जोड़ने के बाद V3। तो V1, V2, V3 से लेकर Vn, यह है बैटरी जोड़ने के बाद, यानी विद्युत विभवांतर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है। इसके बाद बात करें τ1, τ2, τ3 से लेकर τN, ये क्या हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल। क्या बताया था विश्रांति काल की परिभाषा? किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई, इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया औसत समय, वो क्या कहलाता बच्चों? विश्रांति काल कहलाता है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है उससे द्वारा जितनी भी सारी टक्कर होती है उनमें लिया गया औसत समय τ1। दूसरा इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया औसत समय τ2, τ3 से लेकर τN। तो यह हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल। A मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण, L चालक तार की लंबाई, और V कैपिटल V बैटरी का विभवांतर। तो ये इतनी चीजें हमने मान ली। अब हम व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे किसका? अपवहन वेग का। तो वो अपने को क्या है?
बैटरी जोड़ने के बाद यानी विद्युत विभवांतर की उपस्थिति में ये उनका वेग हो गया, और इन वेगों का हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने का फॉर्मूला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो उसके लिए बैटरी जोड़ने के बाद सबसे पहली चीज हमें हर इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है कि पहले u1 था तो बाद में v1 जो हो गया, तो उस v1 का मान कितना है। और इसके लिए बच्चों मैं काम में लूंगा गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण, और गति का पहला समीकरण बच्चों v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, ये हम जानते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बैटरी जोड़ने के बाद उसका वेग कितना है v1। u प्रारंभिक वेग, बैटरी जोड़ने से पहले उसका वेग कितना था u1, प्लस a उसका त्वरण है, और टकराव में लिया गया औसत समय कितना है τ1। अब देखो बच्चों यहाँ पे a के साथ हमने 1 2 3 क्यों नहीं लगाया भाई, u भी सबका अलग अलग, v भी सबका अलग अलग, t भी सबका अलग अलग, तो फिर a अकेला कैसे है? क्योंकि त्वरण का मान सबके लिए कांस्टेंट है। लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होता है उसका परिमाण ई अपॉन एम होता है। अब देखो ए त्वरण, ई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब त्वरण का मान निर्भर करता है किस बात पर? विद्युत क्षेत्र पर। ई को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, तो ई को हम चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब ए का मान सबके लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बैटरी जोड़ने के बाद का वेग v2 बराबर u2 प्लस a τ2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही बात कर लें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए समीकरण हो जाएगा v3 इज इक्वल्स टू u3 प्लस a τ3। और ऐसे ही बात कर लें nवे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो nवे इलेक्ट्रॉन के लिए बैटरी जोड़ने के बाद उसका जो वेग है वो हो जाएगा vn इज इक्वल्स टू u1 प्लस a τn। vn इज इक्वल्स टू u1 प्लस a τn, ये हो गया बैटरी जोड़ने के बाद उसका वेग। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 4। तो बैटरी जोड़ने के बाद हर इलेक्ट्रॉन का हमने क्या निकाल लिया? वेग निकाल लिया। किसके पदों में? प्रारंभिक वेग के पदों में। हमें निकालना क्या है? अपवहन वेग। अपवहन वेग क्या है? बैटरी जोड़ने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का वेग इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, लास्ट वाले का इतना। तो इन सब का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो पहले तो हम सारे वेगों को जोड़ दें, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सभी समीकरणों को आपस में जोड़ने पर इधर क्या आ गया बच्चों? इधर आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3 से लेकर प्लस का vn। ये तो हो गया हमारे पास किसमें? LHS में। RHS में देखो u को सबको एक जगह जोड़ दें, u1 u2 u3 से लेकर और u1। तो u को सबको एक जगह जोड़ेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस u3 से लेकर प्लस का un, और प्लस सब में a कॉमन आ रहा है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो सब में a कॉमन आ रहा है तो a को कॉमन ले लिया। और क्या बच गया हमारे पास? τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 से लेकर प्लस का τn। LHS एक जगह, u को एक जगह कर दिया, a कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया, और उसके बाद में आ गया। अब ये चीज क्या हो गई? यहां पर ये हो गया बैटरी जोड़ने के बाद सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का योग। हमें तो औसत चाहिए, तो औसत चाहिए तो इस वाले समीकरण में हम किसका भाग दे दें? राशियों की संख्या का। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? n। तो उपरोक्त समीकरण में n का भाग देने पर तो LHS में अलग से लग गया, u में अलग से लग गया, और इसमें अलग से लग गया। अब देखो यहां पे ये क्या चीज हो गई? ये बैटरी जोड़ने के बाद सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है। तो ये क्या हो गया? अपवहन वेग। तो यहां v1 प्लस v2 प्लस v3 से लेकर प्लस का vn बटा n, तो ये क्या हो गया? ये हो गया vd।
यही तो है भैया अपवहन वेग vd। इसको देखो, बैटरी जोड़ने से पहले, इसको मैं लिख दूं, ये तो हो गया हमारे पास अपवहन वेग। ये देखो, बैटरी जोड़ने से पूर्व सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, यादृच्छिक गति तो थी, तो यादृच्छिक गति में सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना, 0। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 से लेकर प्लस का un और बटा n, इसका मान कितना आ गया बच्चों, 0। यह है यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। लिख दूं मैं, यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, तो औसत वेग वो हो गया हमारे पास 0। इसको देखो, ये तो बाहर है ही, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 से लेकर प्लस का τn अपॉन n औसत विश्रांति काल। तो τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 से लेकर प्लस का τn और अपॉन n, ये हो गया बच्चों औसत विश्रांति काल। इसको डिनोट कर दूं मैं टाउ से। तो ये है औसत विश्रांति काल, औसत विश्रांति काल। अब ये जो मान हमारे पास आ गए, इन सब के मान अपन यहां पे अभी रख दें। देखो, इसकी जगह तो क्या रख दूं, vd, तो ये तो हो गया अपवहन वेग vd। इसकी जगह क्या रख दें, 0, तो 0 प्लस a हमारा बाहर था ही, तो a, और ये आ गया औसत विश्रांति काल। इसको डिनोट कर दिया हमने टाउ से। तो vd इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास a इंटू टाउ। अब बात कर लें अपवहन गति में इलेक्ट्रॉन पर त्वरण। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर त्वरण a इज इक्वल्स टू ई अपॉन m होता है। एक बार अदिश में ले लें, सदिश में बाद में देखते हैं। ये वाला मान मैं यहां पे रख दूं, तो अपवहन वेग का फॉर्मूला vd इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। ये अपवहन वेग का फॉर्मूला है। ये तो बच्चों हो गया किसमें, अदिश में। यानी अगर उसका केवल परिमाण देखें तो परिमाण तो हो गया इतना। अगर मैं सदिश की बात करूं तो इसी चीज को जब हम सदिश में लिखेंगे तो vd वेक्टर सदिश में हो जाएगा माइनस E कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ। ये हो गया बच्चों किसमें, सदिश में। अब बोलोगे यहां पर माइनस, देखो इधर वेग सदिश राशि है, इधर विद्युत क्षेत्र है वो सदिश राशि है। अब यहां पर प्रश्न आया कि माइनस क्यों आया। तो देखो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर। विद्युत क्षेत्र किधर है, प्लस से माइनस की ओर। अपवहन वेग अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, माइनस। समझ में आया। तो यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में। कई बार एग्जाम में हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि vd तथा कैपिटल V में संबंध। अब देखो यहां पर vd अपवहन वेग और कैपिटल V विद्युत विभवांतर, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो देखो बच्चों, अभी हमने क्या देखा, ये चालक तार था, इस चालक तार को हमने V विभवांतर की बैटरी से जोड़ा था। चालक तार की लंबाई कितनी ली हमने, L, और यहां से लेके यहां तक विद्युत क्षेत्र कितना था हमारे पास, E, यही था। विभवांतर है, लंबाई है, E है, तो तीनों में क्या रिलेशन हो गया, चूंकि V इज इक्वल्स टू E इंटू L, जो विद्युत क्षेत्र जितनी दूरी में फैला होता है उसको गुणा करवा देते हैं तो उन दो के बीच विभवांतर अपने को मिल जाता है। तो यहां से फिर E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, V अपॉन L। तो ये E का मान यदि मैं यहां रख दूं तो अपवहन वेग vd और विद्युत विभवांतर V में समान, तो vd इज इक्वल्स टू EV अपॉन ml इंटू टाउ। ये संबंध हो गया किस किस के बीच में, अपवहन वेग और विद्युत विभवांतर के बीच में। और यहां से एक चीज अपने को और पता लग रही है, वो ये है कि E टाउ और अपॉन m, ये तीनों चीज यहां पर क्या है, नियत। तो ये तीनों चीज यहां पर नियत हैं। तो इसका मतलब भाई देखो
1.6 गुणा 10 की घात -19। औसत विश्रांति काल वो भी सबके लिए एवरेज हो गया तो कांस्टेंट हो गया, और m ये भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो ये तीनों चीज यहाँ पे नियत हैं, तो तीनों यहाँ पर नियत हैं, तो इसका मतलब ये हो गया Vd समानुपाती है किसके, E के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अपवहन वेग दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार से तो ये रिलेशन अपने को एस्टेब्लिश करना था। अब यहीं से अपन बात करेंगे गतिशीलता की, कि गतिशीलता है वो क्या है। देखो तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं गतिशीलता की। गतिशीलता म्यू क्या है, देखो अगर बात करें अपन गतिशीलता की, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला निकाला किसका, अपवहन वेग का, और अपवहन वेग का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Vd इज इक्वल्स टू ई कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ, ये फॉर्मूला था बच्चों। अब यहां पर देखो, यहां E इलेक्ट्रॉन का आवेश, टाउ औसत विश्रांति काल, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तीनों चीज मिलकर यहां पर कांस्टेंट है। ये चीज क्लियर। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। Vd जो है वो समानुपाती होता है किसके, कैपिटल E के। और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह यहां से हटाते हैं तब कांस्टेंट आता है म्यू, और Vd इज इक्वल्स टू हो जाता है म्यू इंटू E। भाई समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहां पर क्या हो गया, म्यू। और इसी म्यू को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। तो यहां म्यू गतिशीलता, और अगर अपन इसका फॉर्मूला हम निकालें तो यहीं से इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या मिलेगा अपने को, Vd इज इक्वल्स टू म्यू इंटू E है, तो बच्चों म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Vd अपॉन, ये तो हो गया गतिशीलता का सूत्र। एक फॉर्मूला यहां से भी तो निकाल सकते हो। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, यहां तो लिखा हुआ है Vd इज इक्वल्स टू ई अपॉन m इंटू टाउ, और यहां लिखा हुआ है Vd इज इक्वल्स टू म्यू E। तो E को तो अपन एक जगह छोड़ दे, बाकी देखो म्यू की जगह क्या लिखा हुआ है, E टाउ अपॉन m लिखा हुआ है। तो यहां से Vd का ये फॉर्मूला भी हमें मिल गया कि इसको हम E टाउ अपॉन m, इसका मतलब म्यू यहां पर कांस्टेंट है। ये जो हमने कांस्टेंट माना है यही कांस्टेंट हमारे लिए क्या हो गया, म्यू हो गया। यही हमारे लिए क्या हो गया, गतिशीलता है वो हो गई। अब सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देख लें, उसके बाद इसके मात्रक वगैरह देख लें। तो परिभाषा तो अपने को यहां से मिल जाएगी, Vd अपॉन E से क्या मिलेगी, चूंकि म्यू इज इक्वल्स टू Vd अपॉन E है, यदि E बराबर 1 हो, एकांक ले लें, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एकांक ले लें तो फिर बच्चों Vd और म्यू आपस में बराबर, तो म्यू इज इक्वल्स टू Vd। अब बताओ इसकी परिभाषा क्या हो गई, एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में Vd क्या है, अपवहन वेग, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग ही क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। तो देखो परिभाषा हो गई, एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवहन वेग क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। तो एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग को हम गतिशीलता कहते हैं। अब देखूंगा इसका मात्रक। तो अगर इसका मात्रक देखें तो देखो दो मात्रक हैं, वो दो मात्रक अपन लेंगे, ऐसा ही मात्रक अपन ले रहे हैं MKS पद्धति में। तो म्यू इज इक्वल्स टू Vd अपॉन E। Vd क्या है बच्चों, वेग, अपवहन वेग, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वेग हम किस में नापते हैं, मीटर अपॉन सेकंड में। तो वेग तो हो गया मीटर बटा सेकंड, और E बराबर F अपॉन Q, न्यूटन बटा कूलाम। तो ये हो गया न्यूटन बटा कूलाम। तो मीटर पर सेकंड में भाग देना है किसका, न्यूटन अपॉन कूलाम का। भाग देंगे तो हो जाएगा मीटर कूलाम, और बट्टे में आ जाएगा न्यूटन और सेकंड। तो न्यूटन इंटू सेकंड, क्लियर। और ये देखो बच्चों, कूलाम अपॉन सेकंड, Q अपॉन T, I एम्पियर। तो मात्रक हो गया एम्पियर मीटर अपॉन न्यूटन। ये गतिशीलता का मात्रक। एक और देखो,
दूसरा मात्रक यदि हम देखें तो ई का एक मात्रक और था, न्यूटन अपॉन कूलाम की जगह एक मात्रक और आपको बताया था। अभी एक रिलेशन लिखा था हमने कि ई की जगह वी अपॉन एल भी तो लिख सकते हैं। वी यहाँ विभवांतर है और एल दूरी है। वोल्ट अपॉन मीटर भी मात्रक होता है ई का, तो वीडी का तो वही रह गया मीटर अपॉन सेकंड, और न्यूटन अपॉन कूलाम की जगह वोल्ट अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं। मीटर ऊपर चला जाएगा, 1 मीटर पहले से था ही, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और अपॉन में आ गया वोल्ट इंटू सेकेंड, तो वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये गतिशीलता के 2 मात्रक हैं, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। अब बात करें इसकी विमा की, तो गतिशीलता की विमा क्या होगी? तो विमा देखो, अगर विमा की बात करें तो अपने को वीडी की विमा लिखनी है और ई की विमा लिखनी है। तो पहले तो वीडी की बात कर ले, अपवन वेग की। वेग तो m0l1t-1 ये होता है m0l1t-1 मीटर अपॉन सेकंड अपॉन ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो डायरेक्ट याद ना हो तो निकाल लिया करो। E इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन Q। F की विमा क्या हो गई? m1l1t-2 में भाग देना है a1 t1 का। अब इसको सोल्व कर लो, तो m1 l1t-3 a-1 ये विमा हो गई किसकी? E की। तो VD की भी लिख दी और E की भी लिख दी। इसको अगर हम सोल्व करें तो सोल्व करने पर m कितना हो गया? -1 हो गया, m-1 ऊपर जाएगा तो -1, l1 कैंसिल, l0 t देखो -1 यहाँ पे और -3 यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 2 हो गए t2, और a अगर ये ऊपर जाता है तो प्लस का, तो a1, तो m-1 l0 हो गया, t2 हो गया और a1 हो गया। ये हो गई गतिशीलता की विमा। तो गतिशीलता एकांक तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग गतिशीलता कहलाता है। मात्रक ये हो गया, विमा ये होगी। फिर देखो अब एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो अपने से एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का इक्वेशन आता है, और वह है विद्युत धारा I और अपवहन वेग VD में संबंध। कि धारा में I में और VD में क्या संबंध है, उस चीज को अपने को देखना है। तो वो समझने के लिए सबसे पहली चीज, दोबारा से वही चीज मैंने ले ली कि मेरे पास एक चालक तार है, उसकी लंबाई L है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल बच्चों किसी भी तार का, और वो कितना दे दिया अपने को? A। तो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है? A। उसके बाद अपन बात करें तार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो तार में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? n। तो तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? n। A तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, L चालक तार की लंबाई हो गई, उसके बाद स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व, ये नई चीज आई है यहाँ पे, स्मॉल n तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि उसके एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या हो जाएगा? स्मॉल n हो जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट VD क्या हो गया यहाँ पे? अपवहन वेग या अनुगमन वेग, और V कैपिटल V ये क्या हो गया? बैटरी का विभवांतर। तो सबसे पहली चीज किस किस में संबंध बनाना है? I में और VD में। तो पहले I को ही लेके चल रहे हैं, विद्युत धारा को ही लेके चल रहे हैं, वहीं से संबंध है वो स्थापित कर देंगे। तो देखो सबसे पहले क्या मालूम है? यदि स्मॉल t समय में तार में प्रवाहित आवेश कितना हो बच्चों? कैपिटल Q मान ले। तार में प्रवाहित आवेश कैपिटल Q हो तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? तो विद्युत धारा I, और I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? Q/T। ये पीछे हम धारा वाले जहां हमने विद्युत धारा पढ़ी थी वहां पर पढ़ चुके हैं। अगर t समय में कैपिटल Q आवेश यदि प्रवाहित हो रहा है तो तार में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। कैपिटल Q ये है तार में उपस्थित कुल आवेश, इतना प्रवाहित हो रहा है t समय में, और t यहाँ पे हो गया समय। अब देखो हमें बच्चों ये बताना है कि फिलहाल इस तार में कितना आवेश है, टोटल कितना आवेश है। तो तार में उपस्थित कुल आवेश, तार में उपस्थित कुल आवेश, देखो बच्चों यहाँ पर I बराबर Q/T है,
और आई और वीडी में अपने को संबंध बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए। किस किस की? एक तो हमारे पास क्यू की होनी चाहिए, एक टी की वैल्यू। दोनों ही वैल्यू हम निकालेंगे, दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो संबंध हो आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले कैपिटल क्यू देख ले। तो तार में उपस्थित कुल आवेश क्यू बराबर कितना? एनी प्लस माइनस एनी होता है, तो एनी। अब देखो यहाँ पे इसको मैं दे दूं एक बार समीकरण नंबर 2। कैपिटल एन क्या माना था हमने? कैपिटल एन क्या था हमारे पास? तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। किसी भी जब भी अपन इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल अपन करेंगे तो किसी भी प्रश्न में हमें कैपिटल एन नहीं दिया जाएगा, हमें क्या दिया जाएगा? स्मॉल एन दिया जाएगा। और स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है। इसका मतलब ये जो चीज है ये है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमसे डेफिनेशन भी पूछ ली जाए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व क्या है, तो तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कहेंगे। अब ये वाला वैल्यू कहां से लाएंगे, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहां से लाएंगे? उसके लिए सबसे पहली चीज उस तार का आयतन देखेंगे कितना है। ये बताओ बच्चों, इस तार की आकृति कैसी है? बेलन। बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दे दिया? a, और इसकी लंबाई कितनी दे दी? l। तो इसका आयतन कितना हो गया? a इंटू एल। क्यों? बेलन के आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर h होता है। तो पाई आर स्क्वायर बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा होता? वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो उस पाई आर स्क्वायर की जगह तो क्या दे दिया अपने को? a, और h बेलन की ऊंचाई या लंबाई h की जगह क्या दे दिया अपने को? l। तो तार का आयतन कितना हो गया? al। अब ये देखो इस al आयतन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n। तो फिर एक आयतन में कितने हो जाएंगे? यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व स्मॉल n, तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर Al आयतन में n इलेक्ट्रॉन हैं तो एक आयतन में हो जाएंगे n बटा Al। यह हो गया हमारे पास समीकरण। एक बार समीकरण को छोड़ दें, कैपिटल N चाहिए अपने को, तो यहां से कैपिटल N बराबर आ गया Na। क्लियर? तार में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N, उसकी जगह आ गया Nal, और ये मान ला के ले जाके रख दो यहां पर। तो फिर कैपिटल Q बराबर क्या हो गया हमारे पास? तो कैपिटल Q का मान कितना हो गया? Ne, और n की जगह रख दिया हमने NaL। तो Q बराबर हो गया NaLe। ऐसे हमने क्या निकाल लिया? Q निकाल लिया। इक्वेशन नंबर 3। यहां से तो आ गया आवेश। अब हम बात करेंगे किसकी? T की। समय, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहे हैं, औसत वेग क्या है उनका? Vd अपॉन वेग। यहां से यहां तक उनको कितनी दूरी तय करनी है? L दूरी। तो फिर L दूरी तय करने में कितना समय लेंगे? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार को पार करने में लगा समय, वो कितना समय लेंगे? तो समय हो गया बच्चों t इज इक्वल्स टू समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? L। किस चाल से चल रहे हैं? Vd से। समीकरण नंबर 4। इतना आवेश और ये उनके द्वारा लिया गया समय, Q और T दोनों आ गए। दोनों का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 3 व 4 के मान समीकरण 1 में रखने पर विद्युत धारा I बराबर क्या हो गया? Q अपॉन T। तो Q की जगह तो क्या रख दिया? NaLe, और अपॉन T L अपॉन Vd। L से L कैंसिल, Vd ऊपर चला जाएगा। तो विद्युत धारा I बराबर NeaVd। ये संबंध होता है बच्चों किसमें? I और Vd में। स्मॉल n, तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट। E, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कांस्टेंट। A, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये भी कांस्टेंट। तीनों चीज कांस्टेंट है। इसका मतलब विद्युत धारा I समानुपाती होता है किसके? Vd के।
ये रिलेशन है आई और वीडी में। यहीं से हम एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं किस किस के बीच में, जे और वीडी में। जे क्या हो गया यहाँ पे, विद्युत धारा घनत्व है, तो जे और अपवहन वेग वीडी में संबंध कैसे निकालेंगे, चूंकि आई बराबर जानते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी, ये मैन संबंध, इसको तो रट लो, आई बराबर एन ई ए वी डी। इस ए का मैं भाग दे दूं इधर, तो आई अपॉन ए बराबर एन ई वी डी। ये क्या बन गया, आई अपॉन ए, विद्युत धारा घनत्व है जे, तो ये बन गया जे, तो जे बराबर हो गया एन ई वी डी। ये संबंध अपने को ऐसे मिल जाएगा। और अगर गतिशीलता के साथ देखें तो आई तथा म्यू में संबंध, विद्युत धारा आई और गतिशीलता म्यू में संबंध, क्या रिलेशन था अभी हमारे पास, आई बराबर एन ई ए वी डी, और चूंकि वी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू ई, अभी बताया था गतिशीलता में, तो वी डी इज इक्वल्स टू म्यू ई, ये वी डी का मान यहां रख दें तो क्या रिलेशन आएगा, आई बराबर एन ई ए म्यू ई। ये संबंध हो गया किस किस के बीच में, आई और म्यू के बीच में। यही संबंध है किसके बीच में, आई और ई के बीच में। तो इस प्रकार से ये रिलेशन है वो अपने को एस्टेब्लिश करना था। इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।